वालेकुम अस्सलाम। गर्ल्स अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाओ आप लोग। गर्ल्स अपनी फ्रेंड्स से कहें कि 5 मिनट्स हो चुके हैं, मीटिंग को स्टार्ट हो, सब मीटिंग करें ज्वाइन। क्योंकि अभी तक सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की है। आप लोग अपनी क्लास के ग्रुप में और बाकी सब जगह पे अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस करें कि जल्दी से अपनी मीटिंग ज्वाइन करें। गर्ल्स प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इशू है, आप लोगों ने बुक से रीडिंग की थी। मैंने आपको कहा था कि जो जो आप पढ़ते जाओ वो बुक में डिटेल में पढ़ा करें उसको। एनी इशू?
गर्ल्स जो मैं पूछा करूँ वो आप कमेंट्स में बताया करें मुझे कि क्या मैं आप लोगों से पूछूंगी जो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स की स्लाइड्स पढ़ी थी, हमने क्लास 27 स्लाइड्स तक कर लिया था, वहां तक कोई इशू है आप लोगों को? बुक्स में से आप लोगों ने उसको डिटेल में पढ़ा था या नहीं? देखिए वो जो एंड में था ई नंबर था ना, तो ई नंबर ही हमने उस पर वैल्यूज लगानी थी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, ई नंबर। तो इसलिए वहां पे जहाँ पे वो वाली चीज जो हमने निकालनी है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रिपल सबमिशन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। देखो आप लोग ई नंबर के बेस पे निकाल रहे थे, तो ई नंबर ही वो था हमारी वैल्यू। तो जहाँ पे हमारी आदत थी, हमें लगता है कि हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज की आ गई, तो हम वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। बाकी सब गर्ल्स मीटिंग में अगर हो तो अपनी प्रेजेंस को शो किया करें। मैंने कितनी दफा आप लोगों को कहा है ये चीज, जस्ट अटेंडेंस मत लगाया करें और अपना किया करें। ओके, रिमशा नासिर का या रिमशा असलम? बाकी सबको आवाज सही आ रही है? ताकि मुझे पता लगे कि मेरे में मसला है या लाइबा के सिस्टम में इशू है। लाइबा बच्चे आप अपने उसको करो, देखो कि आवाज कट क्यों हो रही है। आप जब सब अपने सिस्टम्स को देख लें, कोई इशू तो नहीं है, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूं आगे स्लाइड्स आपकी। ओके मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं बस देख रही हूँ कि अभी पार्टिसिपेंट सिर्फ 27 आपकी हाफ क्लास आई है, तो मैं देख रही हूँ कि अगर 1-2 मिनट तक वो आ जाती है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपके अटेंडेंस के टोटली 10 मिनट्स थे स्टार्ट वाले, और उसमें 1 मिनट रह गए। बच्चे स्लाइड्स भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल तो उसमें है, लेकिन उसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए आप एक बुक से पढ़ोगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ये देखो अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो बुक से तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, तो वो जो एग्जाम्पल्स है ना उसको ज्यादा डिटेल में आपका वहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ पे करनी। तो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल समझ आ जाए, तो इसलिए बुक से डिटेल में लाजमी पढ़ना। क्योंकि ना आपकी वो जितनी भी यहाँ पे तो टू द पॉइंट चीज लिखी है ना, तो उस चीज को ना डिस्क्राइब बुक से की है। हाँ जी, बुक से सिर्फ समझना है, मतलब जितना ये है इतना इनफ है आपका कि क्या है, क्यूरीज नहीं आने, तो बुक से आपने समझना ही है बेसिकली। आपने देख लेना कि इस टॉपिक में यही चीजें थी। ओके गर्ल्स मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी क्लास अभी तक आई नहीं है, ज्वाइन नहीं की, उनका ये मसला इशू है कि क्यों नहीं उन्होंने ज्वाइन की। तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हम जितना लेट लेक्चर स्टार्ट करेंगे टाइमिंग इतनी हमारे पास कम हो जाती है। ठीक है क्लास, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। पहले मैं स्लाइड्स करूंगी, सारा देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को जिस स्लाइड में मसला होगा आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? अच्छा गर्ल्स, कल तक हम वो कर रहे थे डायनामिक अप्रोच, ठीक है? आज हमने क्या स्टार्ट करनी है, अपनी स्टैटिक एल्गोरिथम। स्टैटिक एल्गोरिथम ट्यूपल सब्स्टिट्यूशन तक हमने किया था कि हम उसको पहले डिकम्पोज करते हैं, फिर डिटैच करते हैं, फिर ट्यूपल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हमें पढ़ना है स्टैटिक एल्गोरिथम कि स्टैटिक एल्गोरिथम में क्या होते हैं। उससे क्या, स्टैटिक एल्गोरिथम में सिंपल क्यूरीज आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू बेस्ट एक्सेस पाथ। हमारी सिंपल जो क्यूरीज होती हैं, हम उनको उनके जो बेस्ट, सबसे जो बेस्ट लगता है कि ये हमारा बेस्ट है, उस लिहाज से हम उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा उसने क्या किया, एग्जीक्यूट ज्वाइंस। आपने पढ़ा था कि सबसे जो बेस्ट आपका ऑपरेटर है या प्रेडिकेट है वो क्या है, ज्वाइन है। ज्वाइंस अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसने क्या करो, बेस्ट पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ ज्वाइन। अगर मल्टीपल ज्वाइन है तो सबसे बेस्ट ऑर्डर कौन सा है, किस ज्वाइन को पहले हमने करना है, किसको बाद में करना है।
डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डरिंग, जब आप उसकी ऑर्डरिंग देख लो तो सबकी क्या निकालो, कॉस्ट निकालो, जिसकी सबसे मिनिमल कॉस्ट हो उसको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो स्टैटिक एल्गोरिथम उसने क्या कहा है कि सिंपल क्यूरीज को आप एग्जीक्यूट करते हैं उसकी बेस्ट एक्सेस पाथ, तो सबसे बेस्ट उसका पार्ट होता है कि इस पाथ से वो सबसे बेस्ट करेगा, उसको आप क्या कर लेते हो, सिलेक्ट। फिर उसने क्या किया, एग्जीक्यूट ज्वाइंस। आपको पता है हम ज्यादातर ज्वाइंस को प्रेफरेंस करते हैं कि ज्वाइंस हो, तो सबसे पहले आपने उसकी ऑर्डरिंग करनी है कि कौन सा ज्वाइन पहले, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद। फिर उन ऑर्डरिंग, जब आप ऑर्डर्स ले लोगे डिफरेंट पाथ निकल आएंगे, तो सबसे जो बेस्ट उसकी कॉस्ट क्या फाइंड करोगे, कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद आप उसमें से वो अलग सेलेक्ट करोगे जिसकी क्या है, मिनिमल कॉस्ट। नेक्स्ट उसने क्या है, स्टैटिक एल्गोरिथम फॉर जॉइंट्स के लिए दो एल्गोरिथम्स हैं। उसने कहा कि जॉइंट्स में आप नेस्टेड लूप भी हो सकता है, मस्ट। नेस्टेड लूप आपको पता है एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। जिस रिलेशन की आप ट्यूपल पहले लोगे उस पे लगा होगा वो होगी एक्सटर्नल रिलेशन, और जिस रिलेशन की ट्यूपल आप बाद में लोगे वो क्या होगी, इंटरनल। अब देखो एक्सटर्नल जब आप करोगे तो ये हर इंटरनल के लिए क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर वो किसके पास जाएगा, एक्सटर्नल के बाद। आपको पता है ना लूप्स का, पहले वो एक वैल्यू चेक करता है, फिर वो इंटरनल को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा किसके पास आता है, एक्सटर्नल के पास। तो सेम यही चीज है, ठीक है। उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल रिलेशनल की कार्डिनलिटी है n1 और इंटरनल की है n2, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो n1 स्टैटिक n2। जितनी ज्यादा रिलेशन बड़े होंगे कम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा आएगी, ठीक है। लूप आपको पता है ना कि एक एक्सटर्नल होगा तो फिर पहले सारा इंटरनल को एग्जीक्यूट करने के बाद वो एक्सटर्नल के पास आएगा। ठीक है। फिर उसमें क्या है, मर्ज ज्वाइन। दूसरा हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, ज्वाइंट्स को मर्ज करते हैं। ज्वाइंट्स को मर्ज करने के पहले हम रिलेशन को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, n1 प्लस n2। मर्ज करना मतलब ज्वाइन करना, तो ज्वाइन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्लस। तो क्या क्या n1 और n2 क्या है, इसकी कम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसने कहा है कि आपकी एक एग्जांपल है, नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन कैड कैम्प प्रोजेक्ट। आपने वो एम्प्लॉयज लेने हैं जिस किस पे काम कर रहे हैं, कैड कैम्प प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। तो उसने कहा है कि जी आपको पता है इसमें तीन आपके टेबल्स यूज होंगे, एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा असाइनमेंट, एक होगा प्रोजेक्ट। इनको हम किस बेस पे ज्वाइन करेंगे, ई नंबर पे। उसने कहा है कि एम्प्लॉय में आपका इंडेक्स क्या है, ई नंबर, ठीक है। ई नंबर है आपका, असाइनमेंट में आपका इंडेक्स क्या होता है, पी नंबर, और प्रोजेक्ट में ई पी नंबर होता है, और हम उसमें से किस बेस में निकालते हैं, पी नेम पे, ठीक है। मतलब उसमें बता दें कि हम किस किस बेस पे उसको ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉय में से ई नंबर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को किस पे करते हैं, पी नंबर पे, और प्रोजेक्ट में हम क्या निकालते हैं, पी नेम। मतलब हमारे तीन है, एम्प्लॉय, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। असाइनमेंट को किस बेस पे करेंगे, ई नंबर, इन दोनों को किस बेस पे करेंगे, पी नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो एम्प्लॉयज आ जाएंगे जो किस पे काम कर रहे हैं, कैड एंड कैम्प पे। अब इसके लिए ये जो आपने लास्ट लिस्ट में, इसमें हम बेस्ट ऑर्डरिंग करेंगे कि वो पहले एम्प्लॉय और असाइनमेंट को ज्वाइन करेगा या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को। देखो ये कोई इसमें लाइन शो नहीं की ना, हम असाइनमेंट और एम्प्लॉय को भी कर सकते हैं, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को भी कर सकते हैं, और फिर कर सकते हैं। तो ये आपने इन तीन रिलेशन को क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। तो इन तीन के लिए आपने बेस्ट ऑर्डरिंग फाइंड करनी है। नेक्स्ट उसने क्या किया, अगर हम चूज द बेस्ट पाथ देखें तो एम्प्लॉय में सिक्वेंशियल स्कैन है, सिक्वेंशियली जा रहा है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ आप ई नंबर की बेस पे चीज ले रहे हैं। असाइनमेंट में भी सिक्वेंशियली स्कैन है। प्रोजेक्ट में आपका एक इंडेक्स है, कौन सा, पी नेम, क्योंकि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, पी नेम पे। देखो इसमें कोई सिलेक्शन तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका ई नंबर ले रहे हैं। इसमें भी हम सिलेक्शन हम किस बेस पे कर रहे हैं, पी नेम। ऐसे एम्प्लॉय जिनका पी नेम क्या है, दिस। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में हमारा क्या लगेगी, सिलेक्शन। उसने क्या, ये हो गया उसका पाथ। पाथ के बाद अब वो निकाल रही है इसकी बेस्ट ऑर्डरिंग। उसने क्या किया, बेस्ट ऑर्डरिंग क्या क्या है कि हम एम्प्लॉय, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को कर दें। दूसरा उसने क्या किया, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय को कर दें। थर्ड उसने क्या किया जी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और एम्प्लॉय को कर दो, असाइनमेंट, एम्प्लॉय। मतलब उसने तीनों को आगे पीछे कर दिया कि हम इस तरह इससे कर सकते हैं। फिर उसने हमने ये भी पढ़ा था कि हम ज्वाइंट्स में अक्सर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने कहा ये भी हो सकता है कि हम एम्प्लॉय को पहले प्रोजेक्ट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और फिर असाइनमेंट में से क्या कर ले, निकाल उसको असाइनमेंट के साथ ज्वाइन कर दें, या पहले प्रोजेक्ट को रखें फिर एम्प्लॉय को रखें और फिर असाइनमेंट के साथ क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो ये क्या निकल आई है उनकी बेस्ट ऑर्डरिंग ज्वाइन होती है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी। अब इन सब में से हमने वो निकालना है जो जिनकी कॉस्ट क्या है, सबसे कम है, ठीक है। कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, इंटरमीडिएट रिलेशंस के साइजेस आपने पढ़े थे, हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका कम साइज होता है हम उसको करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, स्टैटिक मेथड।
स्टैटिक में उसने क्या है यहाँ पे कि सिलेक्ट द बेस्ट ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन ज्वाइन कॉस्ट इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू 2 मेथड्स। उसने कहा कि जी सबसे जो बेस्ट है, इसमें 2 मेथड्स हैं। पहले उसने क्या है, देखो इसमें उसने कहा कि हमारे पास 3 है, एम्प्लॉय, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। अब इसने कहा है कि ये आपका एक सिंगल पाथ है कि हम इन तीनों को ज्वाइन कर लें, एम्प्लॉय को भी, असाइनमेंट को भी। ये लेवल 1 नहीं, लेवल 1 के बाद वो आता है लेवल 2 पे। लेवल 2 में वो कह रहा है कि जी हम असाइनमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन कर लें, या एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट को कर लें, या असाइनमेंट और एम्प्लॉय को, या दिस एंड इसका। ये क्या है सेकंड लेवल, ये क्या है उसका थर्ड लेवल। उसने कहा कि फर्स्ट लेवल जो है, ये जो आपकी एग्जांपल है ना, ये आपकी बुक के पेज नंबर आई थिंक सो 266 पे बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है कि हमने इसके 3 लेवल्स बनाए। ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3। लेवल 1 सिंपल है कि एम्प्लॉय, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। लेवल 2 में उसने कहा है कि जी एम्प्लॉय और असाइनमेंट को करें। लेवल इसमें इसने कहा एम्प्लॉय, ये जिसके अंदर प्रून लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एलिमिनेटेड, ये हम नहीं करते। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक तो हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कभी भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को नहीं करते कि ये हमारा बेस्ट है, ठीक है, इसको हमेशा हम एलिमिनेट करते हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हम इसको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते। फिर उसने क्या कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एम्प्लॉय और असाइनमेंट वाला, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वाला, इसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू असाइनमेंट और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। तो इसके नीचे भी हमने प्रूव लिख दिया कि इसको भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। हमारे पास जस्ट ये 2 रिलेशन चाहिए, कौन कौन से, असाइनमेंट और एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। असाइनमेंट और एम्प्लॉय ये तो 2 है, तो तीसरा किसके साथ आ जाएगा, प्रोजेक्ट के साथ। इसमें ये 2 है, तीसरा क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय का। अब ये 2 बेस्ट ऑर्डरिंग है जो हम यूज कर सकते हैं अपने इस आंसर को निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो, अगर हम उसका साइजेस वगैरह निकालते हैं तो इन जो पिछले 2 ऑर्डर्स थे, इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑर्डर है वो कौन सा है, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और एम्प्लॉय का। देयरफॉर इट चूज द फॉलोइंग एक्सेस। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट में से किस इंडेक्स की बेस पे निकालेगा, पी में। फिर वो किसको साथ ज्वाइन हो जाएगा, असाइनमेंट के साथ, किस बेस पे, पी नंबर। फिर वो जो आंसर आएगा वो एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन हो जाएगा, किस बेस पे, ई नंबर पर। और हमारे पास क्या नंबर आएंगे, वो एम्प्लॉयज आ जाएंगे जो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कैट एंड कैप। ये था आपका सारा क्या, स्टैटिक। अब हमारी क्या स्टार्ट होती है, हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन। उसने कहा कि इन जनरल मोस्टली हम देखें तो स्टैटिक जो है वो डायनामिक, अभी तक हमने क्या पढ़ी है, स्टैटिक और डायनामिक। तो उसने कहा कि स्टैटिक जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू डायनामिक। और ज्यादा जितने भी आपके एमएस है कमर्शियली, वो किसको अडॉप्ट करते हैं, स्टैटिक को। लेकिन बहुत कुछ जगह पे इसकी जो आपके कॉस्ट प्रिडिक्शन होती है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आती है, हमारी जो एस्टिमेशन होती है वो अक्सर गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है, क्योंकि ये होती है कंपाइलेशन टाइम, स्टैटिक क्या होती है, कंपाइलेशन टाइम। अक्सर हमें डिसीजन लेने होते हैं रन टाइम, तो रन टाइम के लिए ये हमारा स्टैटिक नहीं है। उसने एग्जांपल दी, उसने कहा फॉर एग्जांपल कंसीडर अ पैरामेट्रिक क्यूरी विद प्रेडिकेट। हमारे एक देखो पहले तो हमें पता था ई नंबर निकालना है, ये निकालना है, वो एक पैरामीटर, तो वो कह रहा है कि इस पैरामीटर की बेस पे निकालो। हमें वो पैरामीटर नहीं पता, लाइक पिछली एग्जांपल में हमें पैरामीटर पता था कि हमने किस बेस पे निकालना है, पी नेम। अगर वो हमें पैरामीटर नहीं बताता, वो कहता है कि रन टाइम में वो पैरामीटर बताएगा, तो उसके लिए हमारी एस्टिमेशन वाले क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि क्यूरी है, उसका प्रेडिकेट है कि वेयर आर डॉट ए इज इक्वल टू डॉलर ए, कि जो वो पैरामीटर आ रहा है उसकी वैल्यू उसके इक्विवेलेंट हो। तो ओनली ऑब्जेक्शन इज कंपाइल देम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसने कहा कि हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको क्या करें, हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन। हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन किस टाइम होती है, रन टाइम होती है, जब उसकी एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि इसकी इस पैरामीटर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें कब पता लगेगा, रन टाइम पे। तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, हाइब्रिड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा बच्चे, इसमें ना आपने इसमें नीचे से वो हेडिंग नहीं दी, मतलब वो क्यूरी नहीं दी, इसमें ये क्यूरी थी कि आपने R1 में से रोज निकालनी है इस बेस पे, डॉलर ए की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, ए के, फिर उसको R2 के साथ ज्वाइन करना, फिर R3 के साथ। अब उसके लिए उसने आपको प्लान बता दिया, मतलब 3 रिलेशन है, R1, R2 एंड R3। इसमें उसने कहा जी पहले वो क्या कर सकता है, प्लान चूज करने के, कौन सा चूज हमने प्लान। वो कह रहा था कि जी पहले वो R1 से वो रोज ले लेगा इस बेस पे, फिर वो उसको ज्वाइन कर देगा R2 से, और फिर वो उसको ज्वाइन कर देगा R3 से। एक प्लान तो है हमारा ये। दूसरा उसने कहा कि क्या प्लान है कि पहले वो R2 और 1 को ज्वाइन कर दे, फिर उसमें से वो रोज निकाल ले इस पैरामीटर की बेस पे, और फिर वो R3 से। अब आप खुद देखो, जब हमने R1 से रोज निकालनी है और फिर R2 और R3, तो सबसे बेस्ट जो प्लान है वो कौन सा, ये वाला।
पहले उसको ज्वाइन करो फिर रोज निकालो तो वो तो ज्यादा चीज बन जाएगी। तो आप सिंपली जिसमें से निकालनी है पहले उसमें से निकालो फिर उसको ज्वाइन करो। तो ये दो प्लान है, तो ज्यादा बेस्ट कौन सा प्लान है आपका? लेफ्ट साइडेड प्लान है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले को वो करेगा। फिर है ज्वाइन ऑर्डरिंग इन फ्रेगमेंट क्यूरी। फ्रेगमेंट क्यूरी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी भी हो सकता है, आपकी बुक में इसका लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी। इसमें उसने कहा है कि ज्वाइन ऑर्डरिंग इन फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्यूरीज में देखो सेंट्रलाइज में जो होता है वो आसान होता है क्योंकि हाँ, लेकिन फ्रेगमेंट जब होती है तो ये आपके लिए ज्वाइंस की जो ऑर्डरिंग होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं? फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। फ्रेगमेंट एक रिलेशन के भी हो सकते हैं और मल्टीपल। आप अगर दो फ्रेगमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो एक रिलेशन के फ्रेगमेंट हो, वो मल्टीपल रिलेशन के भी फ्रेगमेंट हो सकते हैं। इस वजह से आपके लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसने कहा है कि ज्वाइन ऑर्डरिंग इन फ्रेगमेंट में आपके दो तरीके हैं। एक है ऑर्डरिंग ज्वाइन, इसके डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट है, सिस्टम आर्स्टेटिक है और टू स्टेप है। और दूसरा वाला क्या है? सेमी ज्वाइन ऑर्डरिंग। पहले हम पढ़ते हैं ज्वाइन ऑर्डरिंग। उसने कहा कि दो रिलेशन है हमारे पास आर और एस, हमने आर और एस को क्या करना है? ज्वाइन करना। ज्वाइन ऑर्डरिंग में हम क्या करते हैं कि जो रिलेशन छोटा है, हम जब उनके साइजेस निकालते हैं हमें लगता है कि ये वाला रिलेशन छोटा है, ये वाला रिलेशन बड़ा है, तो हम मूव करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। अब उसने क्या है, इसमें क्यूरी क्या थी कि हमने आर ज्वाइन एस। उसने क्या कि इफ आर साइज ऑफ आर इज लेस देन साइज ऑफ एस, अगर साइज ऑफ आर जो है वो लेस है साइज ऑफ एस, मतलब रिलेशन जो आर है उसका साइज कम है, रिलेशन एस का साइज ज्यादा है, तो हम कैसे मूव करेंगे? आर टू एस, मतलब हम आर से डाटा लेके कहाँ पे जाएंगे? एस के पास। और अगर हमारा साइज ऑफ आर ग्रेटर एस से, मतलब आर बड़ा है और एस छोटा है, तो हम मूव करेंगे एस से आर, मतलब कि क्या करते हैं? छोटे से मूव करते हैं बड़े की तरफ। फिर उसने कहा कि मल्टीपल रिलेशन मोर डिफिकल्ट। मल्टीपल जब रिलेशंस होते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। मल्टीपल जब फ्रेगमेंट्स आते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं। तो पहले हम इसके कोर्स निकालते हैं, कोर्स निकालने से जो सबसे बेस्ट वन है हम उसको क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कोर्स निकालने के लिए और बेस्ट वन निकालने के लिए कि हम क्या इनका डिटरमाइन करें? इंटरमीडिएट रिलेशन। और इसमें क्या यूज होती है? हिस्ट्री। उसने क्या कि ज्वाइन ऑर्डरिंग की एग्जांपल है। उसने क्या कि जी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है और एम्प्लॉय, ये तीन आपके जो हैं वो रिलेशंस है जिनको हमने ज्वाइन करना है। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को हम किस बेस पे कर रहे हैं? पी नंबर की बेस पे। और असाइनमेंट और एम्प्लॉय को हम किस बेस पे कर रहे हैं? ई नंबर पे। ठीक है, अब आपको पता है, अब हम इसका एक बना लेंगे जी। हमारे पास तीन है, एम्प्लॉय, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। असाइनमेंट दरमियान में ना, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट से होगा फिर असाइनमेंट। हम कह रहे थे ये हमारी साइट 1 है, ये साइट 2 है, ये साइट 3 है। ये किस बेस पे आ रहे हैं? ई नंबर। ये किस बेस पे आ रहा है? पी। ये हमारा जी एक ज्वाइन। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे? इसकी बेस्ट अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन प्लान कि ये किस किस तरह हो सकती है। अच्छा, अब देखो एग्जीक्यूशन प्लान है, उसने क्या है जी, देखो ना, पहले मैं एम्प्लॉय से असाइनमेंट और असाइनमेंट से प्रोजेक्ट की तरफ भी जा सकती हूँ। मैं पहले असाइनमेंट से एम्प्लॉय, असाइनमेंट से प्रोजेक्ट और फिर इनकी तरफ जा सकती हूँ क्योंकि इनकी कोई लाइंस तो नहीं है ना रेगुलर। तो उससे डिफरेंस क्या है कि इसको एग्जीक्यूट करने के 5 प्लान हो सकते हैं। ठीक है, अब 5 प्लान जो है वो कौन कौन से हैं? उससे क्या एग्जीक्यूशन अल्टरनेटिव, देखो क्या है एग्जीक्यूशन अल्टरनेटिव। सबसे पहले क्या है कि जी एम्प्लॉय जो साइट 2 पे जाएगा, एम्प्लॉय साइट 2, एम्प्लॉय साइट 2 पे जाने का क्या मतलब है कि वो किसके पास जाएगा? एम्प्लॉय से वो साइट 2 पे जा रहा है ना, साइट 2 पे जाने का क्या मतलब है कि वो किसके पास जा रहा है? असाइनमेंट के पास। ठीक है, साइट 2 पे जाएगा तो वो क्या कंप्यूट करेगा कि वो क्या करेगा? असाइनमेंट और एम्प्लॉय और असाइनमेंट को क्या कर देगा? ज्वाइन। तो हम इस रिलेशन को क्या कंसीडर करेंगे कि क्या बन गया? एम्प्लॉय डैश, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया है वो अब एम्प्लॉय वाला टेबल नहीं है, वो क्या है? एम्प्लॉय डैश। इधर आ गया, अब वो किधर जाएगा? साइट 3 पे। तो फिर एम्प्लॉय डैश किस पे जाएगा? साइट 3 पे। वो क्या कंपोर्ट कर देगा? जो हमारा ये रिजल्टेंट था उसको किससे कर देगा? प्रोजेक्ट से। एक तो हमारा अल्टरनेट हो गया ये, ठीक है, कि वो पहले यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। दूसरा देखो, उसने कहा कि असाइनमेंट से वो आएगा साइट 1 पे, मतलब कि वो असाइनमेंट से आएगा एम्प्लॉय के पास। जब साइट एम्प्लॉय की तरफ आएगा तो ये कंप्यूट करेगा, वो बन गया एम्प्लॉय डैश, फिर वो साइट 3 पे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है पहले वो इधर आएगा असाइनमेंट से एम्प्लॉय और फिर जो आंसर आएगा उसके बाद किस पे जाएगा? प्रोजेक्ट। ये होगी हमारी दूसरा वे। तीसरा उसने कहा है कि जी असाइनमेंट से पहले वो साइट 3 पे, मतलब वो असाइनमेंट से एम्प्लॉय की तरफ आने के बजाय पहले किस पे जाएगा? प्रोजेक्ट के पास। ये साइन बनेगा फिर असाइनमेंट, मतलब कि वो पहले इधर आएगा और फिर इधर जाएगा। फिर उसने कहा कि प्रोजेक्ट से वो जाएगा साइट 2 पे और फिर वो जाएगा एम्प्लॉय की तरफ, मतलब पहले वो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेगा, उधर आएगा और फिर वो इधर जाएगा। ठीक है, और साइट 5 क्या है कि जी पहले वो इकट्ठा पैरेलली, कि पहले ये इधर एकदम साथ ही ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा और वो उसको क्या करेगा? कंप्यूट करेगा। ठीक है,
तो ये क्या होती है पैरेलल, कि एम्प्लॉय से वो साइड 2 पे जा रहा है, प्रोजेक्ट से साइड 2 पे जा रहा है, उसको क्या कर रहा है कंप्यूट। तो ये काम क्या हो रहा है पैरेलली। वैसे अगर हमने पैरेलली देखना हो तो हमारे लिए बेस्ट कौन सी है, साइड 5, कि पैरेलली वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय भी आ रहा है, प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तीनों को क्या कर रहा है इकट्ठा। वैसे अगर देखा जाए तो साइड 1, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट 5 एग्जीक्यूशन प्लान्स है। इन एग्जीक्यूशन प्लान्स में से हम अपना क्या करेंगे, अपना डिफाइन करेंगे कि सबसे बेस्ट वे क्या है। देखो ना, अब ये है ना, ये आपने जब भी एल्गोरिथम सब अगर डीएस में पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि हम सर्च करते हैं हमने कौन नोड से कहाँ पे जाना है। हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये नोड कोई मार्क तो नहीं की हुई ना, इनको एरोस तो नहीं लगे हुए कि इसलिए यहाँ से यहाँ ही जाना है। तो इसके लिहाज से इसने ये वाली आपकी बताइए कि ये ज्वाइन ऑर्डरिंग हो सकती है कि हम इस तरह अल्टरनेट कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि पहले वो एम्प्लॉय से असाइनमेंट, असाइनमेंट से प्रोजेक्ट, पहले वो असाइनमेंट से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट, पहले असाइनमेंट से प्रोजेक्ट और फिर उधर से एम्प्लॉय। तो ये डिफरेंट आपकी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है गर्ल्स, अभी तो आपका इतना ही है। नेक्स्ट ये ज्वाइन तक है, फिर आपका सेमी ज्वाइन में पढ़ाऊंगी। फिर जो आज मैंने आपको स्लाइड्स पढ़ाई हैं कि आपकी बुक में पेज नंबर 261 से पेज नंबर 269 तक। मैं आपको काम सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इन एग्जाम्पल्स को ज्यादा डिटेल में अपनी बुक से पढ़ो। इसकी पूरी एग्जाम्पल तो आपकी यही है, लेकिन इसकी फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी उसमें एक डिटेल में एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई है। तो आप एग्जाम्पल सेम यही है, बुक से अलग एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन वो जो डिटेल है वो सारी इन्हीं एग्जाम्पल की है। ठीक है, वो इतनी डिटेल्स तो आप स्लाइड्स में नहीं डाल सकते, तो इस वजह से आपको मैं 10-12 स्लाइड्स करवाती हूँ डेली बेस पे, ताकि आप उसको बुक से अच्छे से कर सको। अच्छा गर्ल्स, हाँ जी बताएं क्या इशू है आप लोगों को। और ये जो गर्ल्स लेट आई हैं, मुझे लगता है मैं आपके साथ अगर सख्ती करूंगी तो आप ज्यादा अच्छे रहेंगे। मैं आपके अटेंडेंस मार्क ना करूं, जब आपकी मीटिंग का टाइम 9 बजे है तो 9:10 से पहले पहले सब पार्टिसिपेंट का आना जरूरी है कल से, अदरवाइज मैंने आपको ऐड भी नहीं करना अपनी मीटिंग में। आइए आप लोगों को समझ, जो भी बच्चे लेट आए हैं। बच्चे नेट प्रॉब्लम था, जो भी था, आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि मिस मॉर्निंग में क्लास रखें, मैंने मॉर्निंग में क्लास रखी। ठीक है, आप लोग जो जो जैसे जैसे कह रहे हो वैसे ही हो रहा है, तो आप लोग भी एटलीस्ट अपने लिए कुछ करो। ये आपको मैनेज करना आपको पहले आना चाहिए। आज के बाद कोई भी मीटिंग में लेट नहीं आएगा। 9-10 से अब जिसने भी मीटिंग ज्वाइन की, मैं उसकी मीटिंग वहां उसको रिमूव कर दूंगी, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी मीटिंग, ना ही आपके अटेंडेंस स्मार्ट होगी। हाँ जी, ज्वाइन ऑर्डरिंग की सारी आपने एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या आप लोग क्या कह रहे थे कि क्या आप लोग कौन सी स्लाइड आपको करनी है, रिपीट करनी है? बस कौन सी स्लाइड रिपीट करनी है? आप लोग कुछ कह रहे थे अभी। चूज प्लान, मैं देखती हूँ। बस मैं चूज प्लान वाली स्लाइड दोबारा करने लगेंगे और फिर मैं वापस आती हूँ, देख लेते हैं फिर क्या करते हैं। बस ये देखो ना, चूज प्लान है ना, उसने आपकी ये ना इसकी क्यूरी जो है ना वो आपकी बुक में लिखी हुई है। उसमें क्यूरी क्या थी कि आपने R1 में से ये वाली रोज निकालनी है इस पैरामीटर की बेस पे, और फिर R2 और R3 को ज्वाइन करना है। अब उसने कहा इसके दो प्लान है, क्योंकि R1 R2 से ज्वाइन हो रहा है ना, और उसकी रोज, तो उसने कहा कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले R1 में से वो रोज निकाल लें इस पैरामीटर की बेस पे जो उसने हमें दिया होगा, फिर R2 से ज्वाइन कर दें और फिर उसको R3 से ज्वाइन कर दें। और हम ये भी कर सकते हैं कि पहले R2 और R1 को ज्वाइन करें, फिर उसमें से वो सिलेक्टिव रो निकाले और फिर R3 के साथ। अगर हम खुद भी देखें तो ज्यादा बेस्ट यही है कि पहले हम उनको ज्वाइन करके टेबल को बड़ा करने के बजाय और फिर उसमें से वो रोज निकालने के बजाय हम पहले वो रोज निकाल लें सिलेक्टिव, और फिर उसको R2 से ज्वाइन करके क्या कर दे R3। ये दोनों प्लान से वो आंसर आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा बेस्ट प्लान है वो कौन सा है, ये वाला कि पहले हम रोज निकालें फिर उसको ज्वाइन करें फिर फर्दर टेबल के साथ क्या करें, ज्वाइन करें।
समझ आ गई मैविश? बच्चे इसको ना अपनी बुक से पेज नंबर 261 से 269 तक है, ये सारे जो एग्जांपल्स आपकी बुक में, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। अच्छा, आप लोगों को अभी क्लास जो है वो आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थी, अभी तो एंड हो गया, ये आपकी स्लाइड्स रह गई कोई 10। तो ये आपने थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे किसी एक दिन मैंने एक लेक्चर रखना, तो आप बता दो कि थर्सडे को लूँ, फ्राइडे को या सैटरडे। बता दें कि थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे। जैनब आज लग जाएगी लेकिन इसके बाद नहीं लगेगी। आप मुझे लेक्चर का बताओ कि इस वीक पे ये जो मैंने स्लाइड्स कंप्लीट करने, क्योंकि इस वीक के कंटेंट थे मैंने इसको कंप्लीट किया, मैं स्लो सी फिर आज तक आपको समझ आए। आप मुझे बताओ कि किस दिन क्लास रखते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 9 बजे सैटरडे को कोई लेक्चर तो नहीं है आप लोगों का? मलिका, बिस्मा, तो फिर आप मैं ऐसे करती हूँ, सैटरडे को आप लोगों का 9 बजे सुबह लेक्चर होगा, ठीक है? सैटरडे को 9 बजे लेक्चर होगा, हम यही वाली अपनी स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे जो है। अच्छा गाइस, उसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे नेक्स्ट वीक जो आपकी मंडे ट्यूसडे क्लास होगी, मंडे में आपका होगा चैप्टर 8 जो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 8 का ओरल टेस्ट, आपकी मीटिंग ज्वाइन करेंगे, मैं आप लोगों ने इसको तैयार करना है, मैं किसी भी गर्ल्स लड़की को कह सकती हूँ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दी। और ट्यूसडे को आपका होगा चैप्टर 7 जो से पहले हमने स्लाइड्स पढ़ी थी। अभी तक मैंने 2 ही स्लाइड्स पढ़ाई ना, चैप्टर 7 की और चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 आपका होगा मंडे और चैप्टर 7 आपका होगा ट्यूसडे। पहले हम ये क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सबको समझ आ गई है? सब क्लियर है बच्चे? पहले चैप्टर 8 क्योंकि वो ज्यादा है तो वो मंडे को रखा है ताकि संडे को आप उसकी तैयारी कर लो, और जो चैप्टर 7 है वो कम है इसलिए वो आपका नहीं जी, अगले मंडे नहीं बच्चे, आप साथ साथ क्लियर करोगे तो हो जाएगा, इस तरह नहीं। अब ये तो आपको साथ साथ ही पढ़ना चाहिए था, मैंने आपको यही इसलिए कहा था कि साथ साथ पढ़ें, और मैंने इतना लॉजिकली नहीं, जो आपका स्लाइड्स में डाटा है मैंने इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछने, इतना घबराने की जरूरत नहीं कि मैं आपको कोई और थ्योरी दे दूंगी या नहीं, वो बाद में देखेंगे आफ्टर कोर्स। अभी फिलहाल जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा भी है या नहीं। 8 आज भी है क्या डिम्पल नासिर? समझ नहीं है मुझे। हाँ जी, मंडे को चैप्टर 8 का, ट्यूसडे को चैप्टर 7 का। हाँ जी, सैटरडे को स्लाइड्स कंप्लीट हो जाएंगी, इस वजह से मैंने एक लेक्चर एक्स्ट्रा रखा है, अदरवाइज तो ये कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन तुम्हें मीटिंग का टाइम भी कम होता है और फिर मैं इतना भगा के आपको पढ़ाना नहीं चाहती। हाँ जी, मंडे को चैप्टर 8 जो हमने करेंगे इसकी स्लाइड्स का टेस्ट है, ये जो 53 स्लाइड्स है। सेवन का ट्यूसडे को, उससे नेक्स्ट डे, और फिर वेडनेसडे को हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। शुक्र, ठीक ठाक सर।